नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो कल और परसों की मेरी क्लास थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसको आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारी जो अगली सभ्यता थी वो थी आपकी वैदिक सभ्यता। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो वैदिक सभ्यता का आता है। तो वैदिक सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसके निर्माता हम ही लोग आर्य थे। तो उससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो लेकिन ये भी टॉपिक आपका जो है हिस्ट्री का बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके दो वीडियो हम बनाएंगे। तो मेरा एक क्लास का वीडियो ही है, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये वैदिक सभ्यता पार्ट फर्स्ट है ना, वैदिक सभ्यता पार्ट फर्स्ट, और शीघ्र ही आपको जो है वो पार्ट 2 भी मिलेगा। तो चलिए मुख्य मुख्य बातों को हम देखते हैं। तो पहले तो हमें ये है पूछता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। इसलिए इस सभ्यता का एक नाम और चल निकला है, वो क्या है? आर्य सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता ही बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस दौरान किसकी रचना हुई थी? जो हमारे 4 वेद हैं उनकी रचना हुई थी। तो उनकी रचना काल को जो है वो क्या बोलते हैं हम? वैदिक काल। अब चारों वेदों की रचना जो है एक साथ नहीं हुई। सबसे पहले रचना किसकी हुई? ऋग्वेद की हुई, और फिर शेष जो है वो 3 वेदों की हुई। तो वैदिक काल को जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। वो कौन कौन सा है आपका? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका हमको पीरियड याद रखना है। जैसे ऋग्वैदिक काल कब से है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर इसी 1000 को हम उठा के यहाँ रख लेंगे। तो फिर दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो हमको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये इसका पूरे का काल हो गया। किसका? वैदिक काल का। तो जब इसको 2 भागों में बांटते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और फिर इसको उठा के यहाँ रखते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इस तरह से हम इसको दिमाग में रखें तो आराम से हम इसका बंटवारा कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं तो इसका काल क्यों नाम रखा? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है वो ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसको ऋग्वैदिक नाम दिया गया। फिर शेष 3 वेद जो हैं उनकी रचना बाद में हुई, तो उसको क्या नाम दिया गया? उत्तर वैदिक काल। फिर आर्य के संबंध में काफ़ी डाउट है। कुछ लोग कहते हैं इतिहासकार कि नहीं, आर्य यहीं के निवासी थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो बाहर के निवासी थे। तो एक विद्वान है आपके, कौन से हैं? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर का क्या मानना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे। जैसे कि भारत भी तो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन कौन सा भाग कहलाएगा एशिया का? दक्षिण एशिया में। और आर्य कहाँ थे? मध्य एशिया में। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। और एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि, चलिए हम उसको बाद में बताएंगे। फिर आगे चलते हैं हम। आर्य का अर्थ क्या है, ये पूछा गया एग्जाम में। आर्य का मतलब क्या है? तो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। फिर आगे चलते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरी सभ्यता थी? तो कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी नगरी। तो सिंधु घाटी नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। फिर ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद काफ़ी बड़ा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद की सबसे बड़ी नदी कौन थी? तो ऋग्वेद की सबसे बड़ी नदी कौन थी आपकी? सिंधु। इसी प्रकार से ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो किसको माना गया है? सरस्वती, जो अब नहीं है ना, ये क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। और आपका गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में आया था कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है वो कितनी बार मिलता है।
तो कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। फिर चलते हम, एक पूछता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। तो इस संबंध में थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो मौलिक इतिहास की किताबें हैं, है ना, बड़े विद्वानों की किताबें हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, तो ऋग वैदिक काल, उसके बाद फिर कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? केवल पशुपालन था। लेकिन उसके बाद आके उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के साथ साथ जो है वो कृषि भी मुख्य व्यवसाय बन गया। तो इसको हमको क्वेश्चन देखना किस तरह पूछ रहा है। अगर पूछे कि वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो अगर एक कोई दिया है, पहले एक ऐसे व्यवसाय दिया है, तो अपन व्यवसाय के लिए लगाएंगे, या दोनों मिला के दिया तो अपन व्यवसाय और कृषि दोनों लगाएंगे। या पूछेगा ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो फिर क्या लगाएंगे? पशुपालन। या पूरे वैदिक काल में, तो फिर पशुपालन और कृषि लगा देंगे। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है ना, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, सरपट दौड़ता है ना, तेज दौड़ता है और सरपट दौड़ता है। तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुविधा होती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? घोड़ा को अपना जो है वो प्रिय पशु बना लिया। फिर आगे चलते हैं हम कि लोहा, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लोहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे, है ना। तो लोहे की खोज किसने की? आर्यों ने की। ये लोहे की खोज, लोहे का आविष्कार कब हुआ? वैदिक काल में हुआ। इसको वो बोलते थे, लोहा नहीं बोलते थे, लोह अयस्क बोलते थे, लोह अयस्क। फिर आर्यों की प्रशासनिक प्रणाली, मतलब वैदिक शासन काल में, वैदिक व्यवस्था में जो है वो प्रशासनिक प्रणाली कितने भागों में बांटी हुई थी? 5 भागों में। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से भाग थे? सबसे निचले स्तर पे देखिए, सबसे पहले कुल था, कुल माने परिवार, कुटुंब, फिर ग्राम था, फिर विष, फिर जन और फिर राष्ट्र। कौन कौन था? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। और जो मुखिया था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। तो पूछा जाता है कि मुखिया को क्या बोलते थे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और विष का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? विषपति। क्या बोलते थे? विषपति। जो विष का प्रमुख होता था उसको बोलते थे विषपति। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी इकाई कौन थी प्रशासन की? तो कुल थी। और सबसे बड़ी इकाई कौन थी आपकी? राष्ट्र थी। कभी कभी एक क्रम लगाने के लिए दे देगा, सही क्रम क्या है, इनको बिगाड़ देगा और पूछेगा कि वैदिक काल सभ्यता की जो प्रशासनिक प्रणाली थी उसका सही क्रम क्या है। तो कुल लिख देगा, फिर कहीं विष लिख देगा, ग्राम यहाँ लिख देगा। तो आपको मिलाना है। तो कुल माने आपका परिवार, परिवार से बना ग्राम, ग्राम से बना आपका जिला, जिला से बना आपका प्रांत, प्रांत से बना आपका राष्ट्र। इस तरह से दिमाग में इसको रख लीजिए कि ये परिवार है, ये गांव है, गांव के बाद ये जिला है, ये आपका प्रदेश है, ये आपका राष्ट्र है। फिर आगे चलते हैं। कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ पूछता है, जैसे कुलप। कुलप किसको बोलते थे? तो परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप। ये कुल से बना आपका, कुल से, है ना भाई। परिवार क्या है? परिवार क्या बोलते? कुल। और वहाँ पे संयुक्त परिवार मिलते थे। वैदिक सभ्यता में जो एकल परिवार नहीं पाए गए हैं, संयुक्त परिवार पाए गए हैं। तो संयुक्त परिवार को अपन कुटुंब भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना, कुटुंब। तो उसको इसकी भाषा में क्या बोलते हैं? कुल, है ना। तो कुल का प्रमुख कौन हो गया? कुलप। पाभर जोड़ना, उसको हमने ऐड करना है। कुलप माने परिवार का, कुटुंब का मुखिया। फिर स्पर्श, तो ये क्या था? ये गुप्तचर था। ये एक पद था ये जो गुप्तचरी करते थे, जासूसी करते थे। फिर आपका सीता, ये आपकी हल रेखा को कहा जाता था। हल रेखा को सीता बोलते थे। हल का जो फल होता ना फल, जिससे खुदाई करते हैं, उसको क्या बोलते थे? सीता। फिर वैदिक समाज कैसा समाज था? पितृ सत्तात्मक। लेकिन सिंधु घाटी समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक, माने पुरुषों की प्रधानता थी, पुरुषों की प्रधानता थी। लेकिन महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, महिला भी मुख्य थी, है ना। महिला भी मुख्य थी, बाकायदा यज्ञ में बराबर बैठ करके यज्ञ करती थी। तो हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। फिर सभा,
और समिति क्या थी, ये सभा और ये समिति क्या है ये, है ना। तो सभा जो है वो, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, मोबाइल बंद हो गया था, तो ये टुकड़ा है, इसको हम ऐड कर देंगे, पूरा वीडियो हो जाएगा। तो हमने बताया था जैसा कि सभा और समिति ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, संगठन थे उस समय के। सभा में कौन लोग होते थे? जो श्रेष्ठ लोग होते थे, समाज के श्रेष्ठ लोग जो है किसमें शामिल होते थे? सभा में शामिल होते थे। इसी तरह समिति जो है वो जो साधारण व्यक्तियों की एक सभा थी, है ना, साधारण व्यक्तियों का एक संगठन था। दोनों का मुख्य काम क्या था? राजा को सलाह देना, राजा को सलाह देना। तो अगला देखते हैं हम, ये कुछ एग्जाम में आया है कि वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो वो आप थे, इंद्र थे। और इंद्र को जो है वो वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। तो सबसे प्रिय देवता इंद्र, और इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है आपका, कौन सा है? दशराज का युद्ध। ये एग्जाम में आया है कि दशराज का युद्ध का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था ये? रावी नदी किनारे। और किसके बीच में हुआ था? राजा सुदास और 10 राजाओं का एक समूह था, जिसको 10 जन बोला गया है ना, 10 जनों के बीच में हुआ था। और विजय किसकी प्राप्त हुई थी? तो विजय जो है वो किसकी प्राप्त हुई थी? सुदास को प्राप्त हुई थी, है ना। तो दशराज के उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और किसके बीच में लड़ा गया? सुदास और 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास की विजय हुई। फिर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे पहले हम कि महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था। और कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं जो आज भी फेमस हैं, वो कौन कौन सी थी? घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी जो है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी थी। लेकिन आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जो है वो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि गिरावट कहाँ शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वेदिक काल में सब ठीक ठाक था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुई? गिरावट आना जो है वो शुरू हो गई। कुछ पंखे कम करवाओ। फिर लाइट चली गई है, जैसे उस वीडियो में चली गई थी, तो फिर लाइट चली गई, कुछ हुआ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका जो है वो हमने बता दिया कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। फिर एक हमने सुना होगा 4 वर्ण, है ना, या चतुर्वर्ण। चतुर्वर्ण माने इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बोलते हैं 4 वर्ण ना। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? चतुर्वर्ण का, है ना, 4 वर्णों का। वो वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर एक शब्द है अमाजू। किसे कहा जाता था? एग्जाम में आया क्वेश्चन ये कि अमाजू का क्या मतलब था? तो ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, तो उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। फिर पर्दा प्रथा थी कि नहीं? तो वैदिक काल में पर्दा प्रथा जो है वो प्रचलन नहीं था। फिर आपका आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोमरस। मज़ा आ गया होगा ना कई लोगों को, सोमरस। लेकिन वो आज जैसा रस नहीं था, केमिकल वाला सोमरस नहीं है, है ना। वो विस्की या रम नहीं है ना। वो क्या था? वो सोमरस, है ना, जो किससे बनता था? वनस्पतियों से बनता था, है ना। नुकसान भी उतना नहीं करता था। लेकिन आजकल का सोमरस जो है ये तो बहुत खतरनाक है ये, है ना। इसको लगातार पी लिया जाए तो बुढ़ापा जो है वो बीमारियों से गुजरेगा। फिर अगला देखते हैं हम कि राजा सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो राजा होता था। जो सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट होती है अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट,
तो उसी तरह से अगर सर्वोच्च अपील करना तो किसके पास होती थी? राजा के पास। और अभी ये पूरा नहीं हुआ है पार्ट, क्योंकि बड़ा पार्ट है ये, तो अभी शेष पार्ट 2 में हम बताएंगे, कल की क्लास में बताएंगे ये। और अभी तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम ख़ास तौर से आपके जो वेद हैं, उन वेदों के उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनके बारे में, सबके बारे में जानकारी देंगे। और थोड़ा सा हम उत्तर वैदिक काल, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपका कौन सा है? ये ऋग्वेदिक काल है ना, ये हमने पढ़ाया आज ऋग्वेदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में भी कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। तो अनुमति दीजिए, मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ और अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।